देखो पॉइंटर का मतलब क्या है सिंपली हम या तो किसी वैल्यू को इंडिकेट करेंगे या उस वैल्यू के एड्रेस को इंडिकेट करेंगे। अभी तक हमने सी के अंदर ये पढ़ा है कि दो तरह के पॉइंटर होते हैं, एक एस्ट्रिक होता है, एक एम्परसेंट होता है। ठीक है, लाइक स्कैनफ के अंदर आप यूज करते हो ना इस तरीके से, एंड एम्परसेंट ऑफ जो पॉइंटर होता है और एक एस्ट्रिक पॉइंटर होता है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, जो एम्परसेंट पॉइंटर होता है इसका काम क्या है, जो भी वैल्यू आप कोई अगर वेरिएबल को वैल्यू देते हो उस वैल्यू को असाइन कराने का काम करता है, उस वैल्यू को पॉइंट करने का काम करता है। लाइक अपन स्कैनफ के अंदर लिखते हैं किसी एक वेरिएबल के, जो भी वेरिएबल जहां पे भी जो वो वेरिएबल स्टोर है उस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को डालने का काम करता है। ठीक है, स्कैनफ के अंदर। दूसरी चीज होती है एस्ट्रिक पॉइंटर। ठीक है, एस्ट्रिक क्या काम करता है, जहां पे वो वेरिएबल स्टोर है, जिस एड्रेस पे वो वेरिएबल स्टोर है उस एड्रेस को बताने का काम करता है। ठीक है, लाइक आप प्रिंटफ के अंदर लगाते हो इस तरीके से, इस तरीके से लगाते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहां पे ए जो वेरिएबल अपना वो जहां पे स्टोर है, तुम्हारी जो भी मेमोरी है कंप्यूटर की, वहां पे जहां पे ये ए वेरिएबल स्टोर है उसके एड्रेस को बताने का काम करता है, यही काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस में दिस ऑपरेटर। ठीक है, दिस ऑपरेटर का काम क्या है, जब हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक लोकल बनाते हैं, एक ग्लोबल बनाते हैं, यानी कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के बाहर, अगर वो दोनों वेरिएबल सेम है, अगर वो दोनों वेरिएबल सेम है तो उनके अंदर डी रेफरेंसिंग करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कि दोनों में डिफरेंस दिखाने का काम करता है, ये इस तरीके का हम यूज करते हैं ऑपरेटर। ठीक है, जो क्या काम करता है, लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को, मतलब लोकल मेंबर और ग्लोबल मेंबर को डिफरेंशिएट करने का काम करता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम इससे डोनेट करेंगे, लोकल वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल जैसा डिक्लेयर करता है। ठीक है, जैसे कि कोई फंक्शन मैंने बनाया एबीसी नाम से, अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ इंट ए करके, ठीक है, ये तो कौन सा मेंबर हो गया, लोकल मेंबर। ठीक है, अगर इसके बाहर मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये कौन सा हो गया, ग्लोबल। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू यहाँ भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है, दोनों के वेरिएबल नेम सेम है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस ऑपरेटर यूज करते हैं या फिर ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब देखो तीनों का काम मैंने आपको बता दिया, तीनों का काम क्या है। अब सबसे पहले एस्ट्रिक पॉइंटर की बात करता हूं वापस। इसका मेन काम क्या है, एस्ट्रिक पॉइंटर का मेन काम क्या है, ये इसका टास्क क्या है, मेन टास्क एड्रेस पॉइंट कराने का काम करता है, ये समझ में आ गया। लेकिन किस तरीके से एड्रेस पॉइंट कराएगा, अगर मैंने डिक्लेरेशन की बात करता हूं सबसे पहले, कौन सा वाला डिक्लेरेशन सही है, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला डिक्लेरेशन सही है। अगर किसी वेरिएबल नेम के आगे आप एस्ट्रिक पॉइंटर एस्ट्रिक लगा देते हो तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, पॉइंटर टाइप बन जाता है। ठीक है, पॉइंटर टाइप बन जाता है, फिर उसका वेरिएबल नहीं रहता। ठीक है, मतलब उसका डेटा टाइप नहीं रहता है, वो एक तरह का पॉइंटर टाइप बन जाता है। अब ये कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, डेसिमल भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, लाइक अगर जो हमारे जो एड्रेस आते हैं वो पॉइंट्स के अंदर भी आते हैं। एड्रेस, अगर एड्रेसिंग आपने देखी होगी कभी रन करा के, जैसे मैंने अगर एस्ट्रिक को प्रिंट कराया तो पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यूज हमारे पास में रिटर्न में आती है। तो जब ये पॉइंट्स में वैल्यू रिटर्न करेगा तो, लेकिन ए तो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ना, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं देना चाहिए। लेकिन एस्ट्रिक लगाने के बाद में उसका जो डेटा टाइप है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसका जो डेटा टाइप उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, पॉइंटर टाइप के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटीजर टाइप में नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये है, एस्ट्रिक पॉइंटर जो है वो डी रेफरेंसिंग करने का काम करता है। डी रेफरेंसिंग कह लो या इनडायरेक्शन कह लो, ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो एस्ट्रिक पॉइंटर है वो उसका मेन काम क्या है, तो उसका मेन काम है डी रेफरेंसिंग करने का और इनडायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का। ठीक है, ये लिखना चाहो तो आप लिख लो। किसमें, एस्ट्रिक में? हाँ, डिस पॉइंटर के अंदर में किसी वैल्यू का रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस से मतलब क्या है कि अगर आपने, जैसे कि आपने सपोज करो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम और वेरिएबल नेम आपने सेम लिया है और आप किसी वेरिएबल को कॉल कराना चाह रहे हो,
डायरेक्ट वेरिएबल कॉल कराते हैं कि नहीं कराते हैं हम, कि अगर मुझे किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना है उसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और मैं डायरेक्टली किसी वेरिएबल को कॉल कराना चाह रहा हूँ, करवाते हैं ना इस तरीके से, जैसे ए डॉट बी करके, अगर ए अपना ऑब्जेक्ट और बी अपना वेरिएबल है, इस तरीके से आप कॉल करवाते हो कि नहीं करवाते हो? वहां पे क्या काम करता है दिस पॉइंटर, डी रेफरेंसिंग मतलब डिफरेंशिएट दिखाने का काम करेगा। अगर मैंने वेरिएबल भी ए ही ले रखा है तो वहां पे दिस पॉइंटर काम करेगा फिर। ठीक है, अगर आपने दो एंटिटी सेम ले रखी है और एक एंटिटी के थ्रू दूसरी एंटिटी को कॉल करा रहे हो और दोनों का जो रिलेशन है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दिस पॉइंटर के थ्रू को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो दिस पॉइंटर का मेन टास्क ये रहता है कि वो डिफरेंशिएट करने का काम करता है कि कौन सा ग्लोबल है और कौन सा लोकल है। सिमिलर के अंदर ही होगा, सिमिलर प्रोग्राम एक ही रहेगा। ठीक है, जस्ट क्लासेस तो एक ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रिक पॉइंटर के अंदर एक चीज और होती है, वो बता देता हूं मैं, कि जैसे एस्ट्रिक और एम परसेंट है, एम परसेंट का टास्क आपको पता है क्या काम है, ठीक है, वैल्यू दिखाने का काम करता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट करूं, एस्ट्रिक में और एम परसेंट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं, तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा इनका, स्टेटमेंट बताता हूं, स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है, स्टेटमेंट से मेरा मतलब है, एस्ट्रिक इज होल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एम परसेंट इज होल्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लेकिन क्या एम परसेंट एड्रेस भी होल्ड कर सकता है क्या? क्या एम परसेंट, जो एम परसेंट है, क्या वो एड्रेस भी होल्ड कर सकता है क्या? कर सकता है, उसको बताऊं कैसे कर सकता है। पॉइंटर दो नहीं हो, पॉइंटर दो नहीं हो, अगर मैंने एक वेरिएबल पॉइंटर बना रखा है और एक वेरिएबल नॉर्मल बना रखा है, लाइक इस तरीके से, इंट ए कोमा एस्ट्रिक बी, और मुझे बी का जो एड्रेस है वो ए में स्टोर कराना है, तो मैं कैसे करा सकता हूं? इस तरीके से करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ? हाँ, ये नहीं लगाएंगे तो भी कर लेगा। ठीक है, अगर ये नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट भी ये वैल्यू ही स्टोर करेगा, क्योंकि वेरिएबल का काम क्या है, अगर आप कोई भी पॉइंटर नहीं लगाते हो बाय डिफॉल्ट वो कौन से पॉइंटर को लेता है, एम परसेंट वाले पॉइंटर को लेता है, और वो वैल्यू स्टोर कराने का काम करता है। तो आप किसी एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, असाइन करवा के। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्या, एस्ट्रिक ए इक्वल्स टू एस्ट्रिक बी, सही है? ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, अगर मैंने एस्ट्रिक पॉइंटर के अंदर एम परसेंट यूज किया तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये वाला पॉइंटर के अंदर मैंने किसी की वैल्यू स्टोर की है, तो क्या पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ क्या मैं? पॉइंटर में वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ क्या? एस्ट्रिक पॉइंटर में उसको लोकेट करने का काम करेगा, ना कि वैल्यू स्टोर करने का काम करेगा। ये जो वेरिएबल है ना, अब ये बी में जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर मैंने बी के अंदर कोई वैल्यू डाली है, सपोज करो बी में मैंने डाला 10, ठीक है, बी के अंदर 10 है, और बी की वैल्यू को एम परसेंट लगा के, अगर एम परसेंट नहीं भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ स्टोर करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 वैल्यू जो है वो ए में असाइन हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो ए पॉइंटर है वो किसको लोकेट करेगा, बी को लोकेट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स की कुछ माइनर पॉइंट्स है। हाँ, वैल्यू बी की प्रिंट होगी, क्योंकि ये इसको रेफरेंस दे रहा है ना, अब ये इसको रेफरेंस दे रहा है, हालांकि बी के अंदर वो वैल्यू स्टोर नहीं है, सॉरी ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर नहीं है, स्टोर वो बी के अंदर ही है। लेकिन ये जो ए जो वेरिएबल है, ये इसको पॉइंट करने का काम कर रहा है, पॉइंटर का काम ही ये है, एस्ट्रिक पॉइंटर का काम ही ये होता है कि दूसरे वाले वेरिएबल को रेफरेंस देने का काम करता है। ठीक है, वो कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है,
ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या? इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इंट एस्ट्रिक ए इक्वल टू जीरो, या जीरो वन टू थ्री फोर जो भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मान लो, स्टेटमेंट सही है क्या ये? क्या मैं किसी पॉइंटर में कोई वैल्यू डाल सकता हूँ क्या? पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर मैंने कोई वेरिएबल पॉइंटर टाइप बनाया है तो उसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट लीगल है, ठीक है। लाइक आपने एस्ट्रिक लगा के पॉइंटर के अंदर वैल्यू डाल दी, एम% लगा के वैल्यू डाल दी, एस्ट्रिक लगा के उसके अंदर M% वाला वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट इलीगल है? ये वाला स्टेटमेंट इलीगल है। किसी भी एस्ट्रिक पॉइंटर वाली वेरिएबल के अंदर आप क्या नहीं डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करा सकते। वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की जो एड्रेस है उसको लोकेट करता है। उसका काम रेफरेंस देने का, ना कि वैल्यू स्टोर करने का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग M% की बात करते हैं। M% ऑपरेटर वैल्यू स्टोर कराने का काम करता है। क्या ये प्रिंट एफ के अंदर काम करता है या नहीं करता है? और अगर मैं इसको सी आउट में यूज करूंगा तो ये काम करेगा क्या? लाइक जैसे हम सीन यूज करते हैं, एक सीन होता है, एक स्कैन एफ होता है। सीन के अंदर इस तरीके से लिखते हैं, लाइक ए में आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है। और स्कैन एफ के अंदर कैसे लिखते हो? अगर इंटीजर टाइप का है तो M%A। M% क्यों लगाया? एस्ट्रिक क्यों नहीं लगाया? M% इसलिए लगाया क्योंकि मैं इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। इनपुट क्या करवा रहा हूँ? वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, तो ये वैल्यू स्टोर करने का काम करेगा। अगर मैंने एस्ट्रिक यूज कर लिया तो किसको लोकेट करेगा? एड्रेस को लोकेट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं M% यूज नहीं करूंगा तो कौन से वाले डेटा टाइप के अंदर M% यूज नहीं किया जाता है? डेटा टाइप के अंदर M% यूज नहीं किया जाता है। अगर मैं सी की बात करूं तो ऐसा वो कौन सा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम M% का यूज नहीं करते इनपुट के टाइम पे? स्ट्रिंग तो होता ही नहीं है, कैर होता है। स्ट्रिंग इज नॉट एन डेटा टाइप, कैर इज एन डेटा टाइप। वी कैन मेक एन एरे इन द कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। कैर के अंदर हम इस तरीके से जो है एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल टाइप ऑफ कैरेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह की स्ट्रिंग बन जाएगी पूरी की पूरी, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो कैर जो होता है उसके अंदर हम M% यूज नहीं करते। अब उसके अंदर M% क्यों यूज नहीं करते? उसका रीजन क्या है? सिर्फ इंट, फ्लोट, डबल और लॉन्ग, इनके अंदर M% का यूज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। जब हम हेक्सा की साइड जाते हैं तो केयर की बात आती है, जब हेक्सा में जाते हैं तो हेक्सा के अंदर M% का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो आस्की कोड्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे M% का यूज नहीं करते हैं। वो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करा रहा है, वो हेक्सा टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहा है। इस वजह से हम इसके अंदर M% का यूज नहीं करते। क्लियर है ये चीज? इसको लिख लो आप लोग। स्ट्रिंग इज नॉट एन डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है जो कैरेक्टर से बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सी और C++ की बात करूं तो स्ट्रिंग तरह का कोई डेटा टाइप नहीं होता। वो गलत है फिर कि नहीं सर, हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे कि ये कौन सा साइन होता है? फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंट। फ्लो डिवीजन सी और C++ में, C++ में यूज हो सकता है, सी के अंदर यूज नहीं होता। फ्लो डिवीजन दो होता है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो दोनों के अंदर यूज नहीं होता। और पाइथन के अंदर दोनों यूज होता है, ठीक है, फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंट। तो बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर। अब जैसे अगर मेरे को स्ट्रिंग टाइप बनाना है, किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप बनाना है, तो वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? सही है ना? सही है ना?
कौन कौन सही बता रहा था? कौन कौन सही बता रहा है पहले तो वो बताओ, कौन कौन इसको सही बता रहा है? सर, पीछे की बात कर रहा हूं मैं तो। ये गलत है, क्योंकि मैंने बी किस टाइप का बनाया है? एरे टाइप का। एरे मतलब इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो, साइज ऑफ 10, 0 to 9। ठीक है। जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो वहां पे परसेंट सी यूज नहीं करते, परसेंट एस यूज करते हैं सबसे पहले तो। और एम परसेंट यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों चाहे वो सिंगल कैरेक्टर की बात करो या मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात करो, दोनों के अंदर ही क्या नहीं होगा? एम परसेंट यूज नहीं होगा। क्या नहीं यूज नहीं कर सकते ना? फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर आप जो वैल्यू डालोगे ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगी। सही है, कोई दिक्कत है ना? हाँ, परसेंट सी आएगा। कईयों की गर्दन यूं भी हिल रही थी, हाँ सर। सही है। ठीक। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर के अंदर परसेंट सी यूज होगा और मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर, है ना, ये यूज होगा। और किसी भी कैर टाइप के वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम उसका क्या बनाते हैं? एरे बनाते हैं। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है अपने पास। ठीक है। हाँ, जावा के अंदर इसका अल्टरनेट है। आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रिंग टाइप की क्लास बना सकते हो। हाँ, जावा में स्ट्रिंग क्लास होती है, वहां पे वेरिएबल नहीं होता है। लाइक आपको अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं स्ट्रिंग ऐसे लिख के ए, तो स्ट्रिंग जो होती है वो क्लास होती है। अब वो कैसे पता चलता है पता है? उसका जो एस होता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, इस वजह से पता चलता है। नहीं तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जावा के अंदर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग इज नॉट एन वेरिएबल इन जावा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पे हम परसेंट का यूज नहीं कर सकते। तो क्या कैर के अंदर हम एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं क्या? जो कैर टाइप का जो डेटा टाइप होता है, उसके अंदर क्या मैं इस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकता हूँ क्या? कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर क्या मैं एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ क्या? कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में करा सकता हूँ। उसका रीजन पता है क्या? अभी मैंने बोला था कि जब आप किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाते हो, एस्ट्रिक टाइप का पॉइंटर बनाते हो, तो वहां पे उसके डेटा टाइप का कोई सेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर वो सिंपली एड्रेस स्टोर करने का काम करेगा। और एड्रेस जो होता है डेसिमल में भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के अंदर हो सकता है। तो आप कोई भी डेटा टाइप यूज करो, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को आप क्या बना सकते हो? एस्ट्रिक टाइप का पॉइंटर बना सकते हो। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब दिस पॉइंटर की बात करता हूँ। ये ए जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं एक वेरिएबल को कॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस ए ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक वेरिएबल को कॉल करना चाह रहा हूँ। लोकल और ग्लोबल दोनों में से कौन सा कॉल होगा? अगर मैं दिस पॉइंटर का यूज नहीं करता हूँ तो लोकल और ग्लोबल दोनों में से कौन सा वेरिएबल कॉल होगा? हाँ, ऑब्जेक्ट मैंने किसी क्लास का बनाया है। क्लास नेम, ये एबीसी तो फंक्शन है, वॉइड लगा हुआ है। ठीक है, क्लास कीवर्ड यूज होता है अगर क्लास बनाते हो तो। ठीक है, तो ए नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उससे मैं एक वेरिएबल को कॉल करा रहा हूँ। ए डॉट ए इस तरीके से कराते हैं कि नहीं कराते? प्रिंट एफ के अंदर लगा के आप ए डॉट ए कर देते हो तो कोई भी वेरिएबल कॉल हो जाता है जिसको आप कॉल कराना चाह रहे हो। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कॉल होगा? अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला कौन सा है? मेंबर जो वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं। मेंबर वेरिएबल हो गया और ग्लोबल वेरिएबल, दोनों में से कौन सा कॉल होगा? क्यों? हाँ, ग्लोबल वेरिएबल को पहले कॉल करता है, लेकिन
ग्लोबल वेरिएबल को पहले कॉल करता है। जब हम दिस पॉइंटर का यूज नहीं करते हैं और आपने लोकल और ग्लोबल सेम बना रखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ग्लोबल वेरिएबल को देगा, देन सेकंड प्रायोरिटी है लोकल वेरिएबल को देगा, अगर आप दिस पॉइंटर का यूज नहीं करते हो। ठीक है। अब क्लास के बाहर नहीं होता, होता क्लास के अंदर, फंक्शन के बाहर होता है। क्लास के अंदर फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होता है उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और जो क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर होता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है सर, जागो। ठीक है, ये है अपना ग्लोबल, ये है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये लोकल है, वो ग्लोबल है। अब यहाँ पे मैंने कोई दिस पॉइंटर यूज नहीं किया है, तो सिंपली ये किसको अपॉइंट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करेगा। अब दूसरी बात करता हूँ। अगर इस तरीके से कॉल कराता हूं तो ये साइन कीबोर्ड में होता है, देखा हो तो। ठीक है, कैसे लगाते हैं इसको, पहले डैश लगाते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, डैश और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, एरो में ढूंढने लग जाना, कीबोर्ड के अंदर होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये तो है आपका ग्लोबल और ये है आपका लोकल, तो सिंपली ये जाके किसको कॉल करेगा, लोकल को कॉल करेगा। ये तरीका होता है लोकल और ग्लोबल में डिफरेंशिएट करने का, दिस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, दिस पॉइंटर का एक काम और होता है, अगर मैंने दो क्लासेस बनाई है किसी प्रोग्राम के अंदर, अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं कर रहा हूँ उसकी, तब भी बात कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस तब होता है जब एक क्लास से दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, मैं कोई एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो क्लासेस बनाई है, एक तो क्लास ए, एक क्लास बी, कोई इनहेरिटेंस नहीं किया। ठीक है, दोनों के अंदर मैंने कुछ मेंबर फंक्शंस, कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाए, कुछ मेंबर्स बनाए। ठीक है, उन मेंबर्स की आइडेंटिटी जो है वो सेम है। सपोज मैंने दो क्लासेस के अंदर दो सेम फंक्शन बनाए, इज इट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, इज इट अ टाइप ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग? क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग है और फंक्शन ओवरराइडिंग है, दोनों में से कुछ भी है क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि एक तो पहली चीज, दोनों की क्लासेस अलग अलग। ठीक है, दोनों की क्लासेस अलग अलग है, तो दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइप के फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, हाँ, सेम क्लास के अंदर आप सेम नाम के फंक्शन बना रहे हो, एक क्लास, इसी के अंदर मैंने वॉइड एबीसी, फिर वॉइड एबीसी इंटू ए, वॉइड एबीसी इंट बी, ठीक है, ऐसे बना दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन क्या था, एडॉक, रात को 10 बजे। मेरे पास है इसका क्वेश्चन। इसने पूछा था कि ओवरलोडिंग फंक्शन, वो वर्ड उल्टा था, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि कुछ नीचे जो है ऑप्शंस दे रखे थे, और क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग को सही ढंग से वर्णित करता है, विच वन इज द विच वन इज द नोटेटिंग द राइट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस थे, ऑप्शंस क्या क्या थे, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म, एडॉक और पीस्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देखो पीस्यूडो और एडॉक, ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म कौन से होते हैं, ये आप लोग भी जान लो। सबसे पहले एडॉक की बात करता हूँ, उसका आंसर जो था वो था एडॉक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको बोलते हैं। तो एडॉक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन की वैल्यूज, कोई भी फंक्शन की वैल्यू या कोई भी फंक्शन हो, उन वैल्यूज को एडहॉक करने का काम जो करता है, एडहॉक मतलब डायनामिक टाइप से वैल्यू को इनिशियलाइज करना। किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज को डायनामिक टाइप से हम जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसको हम एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसको एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। सेकंड थिंग आता है पीसूडो पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करोगे, जब भी हम कोई नॉर्मल फंक्शन, आई थिंक
देखो pseudo polymorphism क्या होता है, हम जब भी कोई फंक्शन रन कराते हैं, ठीक है, आपने जैसे सेम टाइप ऑफ फंक्शंस बनाए, फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ, जब आपने सेम टाइप के फंक्शन बनाए और सेम टाइप के फंक्शंस को जब आप कॉल कराओगे तो किस तरीके से कॉल कराओगे? अगर मैंने नेम सेम ले रखे हैं, हाँ, लाइक void abc करके मैंने कोई फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक पैरामीटर दिया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो दे दिए, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कॉलिंग के टाइम पे? जितने पैरामीटर से उतने आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने दो ही पैरामीटर लिए हैं, उसमें इंटीजर टाइप के दो लिए हैं, इसमें फ्लोट टाइप के दो लिए हैं, अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और इंटीजर डालूंगा तो फ्लोट में नहीं जाएगा? सिचुएशन ये है, दोनों के अंदर मैंने दो दो पैरामीटर पास किए हैं, नेम भी सेम है, ठीक है, डेटा टाइप अलग अलग है, एक में फ्लोट है एक में इंटीजर है, ठीक है। अगर मैंने फंक्शन कॉल कराया कि लाइक ऑब्जेक्ट नेम लिया मैंने, ऑब्जेक्ट नेम मैंने लिया ओबीजे, डॉट फंक्शन नेम ले लिया मैंने एबीसी, ब्रैकेट के अंदर 1 10 14, ये वैल्यूज पास किए, कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा? इंटीजर वाला होगा कि फ्लोटिंग टाइप का होगा? फ्लोट क्यों एक्सेस नहीं करेगा इसको? क्योंकि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज के अंदर भी तो इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती है, पॉइंट भी लगता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने 10.0 डाला होता या फिर अगर मैंने 10 ही डाला है, तो बाय डिफॉल्ट हमने ये सीखा है कि अगर हम किसी लॉन्ग इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यू के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू, कोई फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू डालते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट कर देता है? डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लाइक मैंने इस तरीके से लिखा, अगर फ्लोट ए इक्वल टू 100, तो और अगर मैं इस ए को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा सी आउट के अंदर, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 100.0000, चार ही वैल्यू प्रिंट है। हाँ, सिक्स टाइप की, सिक्स जो है पॉइंट के बाद में छह वैल्यूज आएगी। और अगर मुझे उन छह वैल्यूज को कम करना है तो, अगर मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को कम करना है तो, नहीं, टू डॉट एफ क्यों लगाऊंगा? नहीं, दो जीरो चाहिए तो मैं टू एफ लगाऊंगा, ठीक है, जितने मुझे जीरो चाहिए उतने मैं वहां पे लगा सकता हूँ। लाइक अगर वन एफ लगाऊंगा तो वन जीरो आएगा, नॉर्मल परसेंटेज एफ लगाऊंगा तो जितने मैक्सिमम जीरो होते हैं सिक्स, तो सिक्स डिजिट के जीरो जो है अपने पास में आ जाएंगे। ये आपके पास में इंटीजर वाले के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अगर मैंने 10.5 14 डाला है तो ये कहाँ जाएगा? इस वाले फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर किस टाइप की वैल्यूज ले रखी है मैंने, एक में इंटीजर है एक में फ्लोट है, ठीक है। लेकिन मैंने जो फंक्शन बना रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए कंपेटेबल कौन सा है? थर्ड वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आपने दोनों टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम इस तरह की वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर फ्लोटिंग पॉइंट के वेरिएबल्स बनाए तो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज ही जाए, ठीक है। एक वेरिएबल, एक वैल्यू जो हो सकती है इंटीजर भी हो सकती है और दूसरी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती है, या दोनों इंटीजर भी हो सकती है। अच्छा, अगर मैंने ये फंक्शन नहीं बनाया होता तो, और यहाँ पे सिर्फ 10 14 दिया होता तो फ्लोट में जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होती है और बी की फिर? 10.0000 और 14.0000, ठीक है। इस तरह से सिक्स पॉइंट के बाद में छह डिजिट आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसके लिए बैठे हो, इतना दूर नहीं है अब। न्यू सिलेबस डाउनलोड कर लिया? जो सिलेबस एडिट होके आया वो डाउनलोड कर लिया? लाइक कुछ, मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में कुछ वो था ना कि सेम जो था सिलेबस दे रखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सेम था और सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर जैसे सेम था कि टेक टेस्टिंग उसमें भी थी इसमें भी थी, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अगर आपने डाउनलोड किया तो पता होगा। हाँ, पहले नहीं थी, ठीक है, पहले सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन था,
वो पूरा डाल रखा था तो उसके अंदर से कुछ कम किया, ठीक है। बेसिक्स है पूरा, ठीक है। वो आता है ना, वो मैं ही पढ़ाऊँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे डेवलपर का काम किया किसी ने कभी किया होगा ना। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है कि आप पहले प्लानिंग करते हो, पहले एनालिसिस करते हो, उसके बारे में पता करते हो मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है। उसके बाद में उस पर प्लानिंग करते हो, फिर डीएफडी सीएफडी क्रिएट करते हो, डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम जो होता है वो क्रिएट करते हो। उसके बाद में क्या होता है, थीसिस वगैरह क्रिएट करते हो कि कैसे काम होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो। ये सारे एनालिसिस के अंदर आता है। फिर उसके बाद में डिजाइनिंग फेज में आते हो, फिर डेवलपमेंट में आते हो, फिर टेस्टिंग पे आते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आते हो, फिर मेंटेनेंस पे आते हो। वो देखा है ना, वो लाइक प्रोजेक्ट मिलता है कैसा हम बनाते हैं कैसा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन होती है इस वाले जहाज की चाहिए ये वाला जहाज, है ना, वो चीज होती है। अब देखो, पॉइंटर के बाद हम बात करते हैं। ऑलमोस्ट आपका देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, सी प्लस प्लस में कुछ भी बचा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि या तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। क्या नहीं है? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक वाले में नहीं है, सीनियर वाले में है। जिस अच्छा, तो फिर डेटा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके क्या क्या है? ट्री ग्राफ और सॉर्टिंग सर्चिंग, ठीक है। सिक्स टाइप ऑफ सॉर्टिंग, टू टाइप ऑफ सर्चिंग, यही है। सिक्स टाइप ऑफ सर्चिंग सॉर्टिंग पता है ना? सॉर्टिंग बोल रहा हूँ, सर्चिंग नहीं। सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल, हीप, मर्ज, क्विक। नाम तो याद है ना, ठीक है। उसके अलावा दो तरह की सर्चिंग होती है, लीनियर और बाइनरी। लीनियर के अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे कि एरे, एरे के अंदर ट्रेवर्सिंग करते हो तो एरे के अंदर जैसे हम ट्रेवर्सिंग करते हैं तो उसके अंदर आप उसको इक्वस टू के अंदर वैल्यू लगा दो, उसकी एल्गोरिदम होती है। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, पहले, नहीं, बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, पहले बाइनरी सर्च के अंदर पूरी जो आपका जो डेटा होता है उसको सॉर्ट किया जाता है पहले, फिर उसका मिड पॉइंट निकाला जाता है। फिर जो सर्चिंग वैल्यू है अगर वो मिड पॉइंट से कम है तो लेफ्ट साइड ढूंढेंगे, और अगर बड़ी है तो राइट साइड ढूंढेंगे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। धीरे धीरे धूल साफ करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तावड़ा